दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 25, 26, 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सारे के सारे ओपन हो चुके हैं। आप लोगों ने हिंदू इकोसिस्टम बनाने की मांग की थी, उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और जो भी प्रखर वक्ता आ रहे हैं उनसे मिलने का भी आपको अवसर मिलेगा। ये आप अलग अलग पैकेजेस में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो इसको कृपया आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लें और इसको सफल बनाने के लिए कृपया क्राउड फंडिंग भी उस सपोर्ट करें। अमेरिका ने अब एक्टिवेट कर दिया है चर्च को। एक बैप्टिस्ट चर्च है, अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च है, उसकी शाखा जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश बैप्टिस्ट चर्च है। आंध्र प्रदेश बैप्टिस्ट चर्च को ये कहा जा रहा है कि तुम जो है वो बात करो चंद्रबाबू नायडू से, जिससे कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लें। नमस्ते, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको एक बार पुनः याद दिलाता हूँ यूरी बेज़मेनोव की थ्योरी को। यूरी बेज़मेनोव क्या कहता था? यूरी बेज़मेनोव कहता था कि किसी भी देश को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में लेने के लिए रूस क्या करता है, यानी रूस उस समय पूरी दुनिया में कम्युनिज़्म को एक्सपोर्ट किया करता था, उसका निर्यात किया करता था। तो उसके लिए जो यूरी बेज़मेनोव ने जो थ्योरी बताई थी, ये थ्योरी लगभग वही है जो आप पाएंगे जो पूरा का पूरा जो मार्क्सिस्ट सिस्टम है, चाहे वो कल्चरल मार्क्सिज्म हो, चाहे वो पोस्ट मॉडर्निज्म हो, या आजकल जिसको पोस्ट ट्रूथ बोलते हैं वो हो, सब में वही है कि भाई आप जो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको समाप्त करो। और यूरी बेज़मेनोव कहता था कि सबसे पहले आप डीमोरलाइजेशन लाओ, डीमोरलाइजेशन के बाद में फिर आप डीस्टेबलाइजेशन करो, डीस्टेबलाइजेशन के बाद आप एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट करो, क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट करके उस देश को अपने कब्जे में लो और फिर उसको नॉर्मलाइज करो। तो ये 4 स्टेजेस बताई थी। इस समय भारत में पूरी तरह से डीमोरलाइजेशन का काम चालू है। आज फिर एक एक्सीडेंट कराया गया। जी हाँ, साबरमती एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी और अयोध्या होके जाती है, आपको भी पता है, तो उसको कानपुर से आगे चलते ही जो अगला स्टेशन पड़ता है झांसी की ओर, जब ट्रेन जाती है वहाँ पे एक जूही कैबिन है। जूही कैबिन से फिर ट्रेन भीमसेन की ओर जाती है। उस टाइम तक फुल स्पीड नहीं आ पाती है भीमसेन तक। तो उसी ब्लॉक सेक्शन में एक या तो गार्टर रखा हुआ है, उसके ऊपर रेल का टुकड़ा रखा हुआ है, या फिर कोई बोल्डर रखा हुआ है। जिस प्रकार से जो इंजन है उसका जो कैटल कैचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, उसमें इतना डैमेज हुआ है, उससे साफ दिखता है कि या तो ये कोई बोल्डर था या कोई बड़ा लोहे का टुकड़ा था, जिसके कारण ट्रेन और उसके 20 डब्बे डिरेल हो गए। 20 डब्बे डिरेल हो गए, लेकिन संभवतः इतनी स्पीड नहीं थी तो वो डिरेल ही हुए हैं और खाली एक तरफ को झुके हैं, लेकिन पलटे नहीं हैं। क्योंकि पलटे नहीं हैं तो इसलिए किसी प्रकार की कोई और जनहानि नहीं हुई है और किसी प्रकार की कोई बड़ी चोट भी नहीं आई है। लेकिन ये क्या बता रहा है? ये पहली दुर्घटना नहीं है इस प्रकार की। इससे पहले आप याद करें, कुछ दिनों पहले गोंडा गोरखपुर लाइन पर मनकापुर के पास में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर ने ये कहा कि ट्रेन के डिरेल होने के पहले उसने एक धमाका सुना और धमाके के साथ ही ट्रेन डिरेल हो गई। उसमें 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई। अब इसी तरह के आप और भी घटनाएं देख लें, कई सारी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें ट्रेन्स जो हैं वो दुर्घटना हुई नहीं है, दुर्घटना कराई गई है। कुछ तो दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे जो कंचनजंगा एक्सप्रेस वाली जो दुर्घटना हुई थी जलपाईगुड़ी के आगे, जिसमें गुड्स ट्रेन ने जाके पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी, तो वो तो पूरी तरह से रेलवे स्टाफ की गलती थी। रेलवे स्टाफ यानी कि जब उनको कॉशन दिया गया था कि आपको 10 किलोमीटर की स्पीड पर चलना है और हर सिग्नल पर पहले रुकना है और उसके बाद फिर आगे चलना है, उसको उन्होंने वायलेट किया और उस वायलेशन के कारण वो पीछे से जाके भिड़ गए, क्योंकि वहाँ पर उस समय ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल में सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहे थे, तो पेपर कॉशन पर ट्रेनें चलाई जा रही थी। तो ये तो लापरवाही की बात हुई।
इससे पहले आपको ध्यान है पिछले वर्ष उड़ीसा में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, 250 से लोग अधिक मारे गए थे उसमें। तो वो जो 250 से अधिक जो लोग मारे गए थे, वो दुर्घटना अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो कराई गई थी या कि लापरवाही से हुई थी। यानी कि उसमें तो पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी ऐसे सेट कर दिया गया कि आपको सिग्नल मिल रहा है थ्रू लाइन का और ट्रेन चली गई लूप लाइन पे। इस तरह की भी दुर्घटनाएं हुई हैं। और भी आप देख रहे हैं कुछ गलतियों से भी होती हैं। अब एक गुड्स ट्रेन डीरेल हो गई, दूसरी तरफ से हावड़ा बॉम्बे मेल आ रही है और उस डीरेल हुई गुड्स ट्रेन से जाके भिड़ गई। अब आज के युग में जब वो कवच की बात चल रही है, कवच क्या है? कवच एक सिग्नलिंग सिस्टम ही तो है, फेल प्रूफ। तो फेल सेफ जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको और तेज़ी से लगाया जाए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि ये कार्य बहुत सारे कराए जा रहे हैं, जैसा कि आज साबरमती एक्सप्रेस वाले केस में हुआ। और भी कार्य कराए जा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश वाला तो आपने पूरा देख ही लिया। बांग्लादेश को भी जो पूरा वहाँ पर जो कुछ भी कराया गया है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि भारत को घेरा जाए। भारत को क्यों घेरा जाए? भारत को अभी भी अमेरिका जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कहता है कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान को सहायता देना बंद नहीं करता। अभी भी उसने $100 मिलियन की सहायता और दे डाली है पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान में स्वयं स्थितियाँ ऐसी हैं जो चारों तरफ से वहाँ पर मार धाड़ हो रही है, चाहे वो बलोच हों और चाहे वो पश्तून हों और चाहे वो सिंधी हों, सब के सब पाकिस्तानी पंजाबियों के विरोध में खड़े हुए। उसके बाद भी पाकिस्तान को इनकरेज करके भारत में घुसपैठें कराई जाती हैं, अमेरिका द्वारा कराई जाती हैं, कि जिससे कि भारत जो है वो स्टेबल ना हो पाए। यानी कि ये जो डीमोरलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो किसी तरह से आगे डिस्टेबलाइजेशन की जगह तरफ जाए। भारत बहुत स्टेबल है। आप ये देखें कि 98 के बाद से भारत में केवल 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। अब 26 वर्ष हो गए, 26 वर्ष में भारत में 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, जबकि ब्रिटेन जैसे स्थान में 7 साल में 5 साल में 7 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। तो 7 साल में 5 प्रधानमंत्री वहाँ चेंज हो चुके हैं। तो अमेरिका यहाँ से क्या चाहता है? अमेरिका ने अब एक्टिवेट कर दिया है चर्च को। एक बैप्टिस्ट चर्च है, अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च है, उसकी शाखा जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश बैप्टिस्ट चर्च है। आंध्र प्रदेश बैप्टिस्ट चर्च को ये कहा जा रहा है कि तुम जो है वो बात करो चंद्रबाबू नायडू से, जिससे कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लें। मतलब डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस, यानी जो मैंने आपको बताया कि डीमोरलाइजेशन तो किया ही है इन्होंने, सीएए के माध्यम से, फार्म लॉज के विरोध के माध्यम से, इन सब से इन्होंने 1924 में पूरा प्रयत्न किया कि किसी तरह से डीमोरलाइज हों लोग, और उस डीमोरलाइजेशन हुआ भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनमें हुआ, जिसका आपको इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव देखने को मिल गया। सीटें कम हुई भारतीय जनता पार्टी की, वो इसी डीमोरलाइजेशन की वजह से हुई। अब इसका जो अगला स्टेप है डिस्टेबलाइजेशन, उस पर ये जाना चाहते हैं। ये बात स्पुतनिक पेपर ने, जो कि रशिया का पेपर है, उसने ये खुलासा किया है कि किस तरह से अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च के माध्यम से आंध्र प्रदेश बैप्टिस्ट चर्च को उपयोग में लाके और चंद्रबाबू नायडू को इम्प्रेस करके और चंद्रबाबू नायडू को एनडीए से अलग किया जाना है। ये स्पुतनिक जो है ये पहले भी आपको बता चुका है, 8 महीने पहले इसने बांग्लादेश में क्या प्लान है अमेरिका का, ये बता दिया था 8 महीने पहले। तो ये तो कहा जा सकता है कि भाई इसके पास कुछ तो है ना, जो अमेरिका का पूरा बांग्लादेश का प्लान है वो 8 महीने पहले से बता सकता है। तो ये तो पक्का है कि इसके पास सोर्सेस पक्के हैं। तो इसलिए जो आंध्र प्रदेश में करना चाह रहे हैं चर्च के माध्यम से, वो भी बहुत ख़तरनाक है। चर्च का अकेला माध्यम नहीं है, ये चर्च के माध्यम से, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लगातार कुछ न कुछ प्रयास ये किए जा रहे हैं। अब भारत सरकार को भी देखना होगा, मोदी जी को भी देखना होगा, जो अभी तक इतने दिनों से सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे थे,
और हम लोग लगातार कह रहे थे कि भैया ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता, कि कुछ लोग जो हैं वो विकास चाहते ही नहीं है, वो केवल और केवल सत्ता चाहते हैं, उनको विकास से कोई लेने देना नहीं है, उनको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर, और उनको हिंदुओं का विनाश चाहिए किसी भी कीमत पर। वो इसी में लगे हुए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ही यही है कि किसी भी तरह से इस हिंदू सभ्यता को समाप्त कर दिया जाए, तो सदैव के लिए उनका जो रास्ता है वो खुल जाएगा। अभी हिंदू सभ्यता ही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो पश्चिम को खतरा लग रही है। वैसे तो इस्लाम उनके लिए ख़तरा है, लेकिन इस्लाम को उनको लगता है कि वे वैचारिक रूप से वो इस्लाम को कभी भी क्रश कर देंगे। हिंदू सभ्यता से उनको ये सब समस्या आती है कि भाई हिंदू सभ्यता को वैचारिक रूप से क्रश नहीं किया जा सकता, इसलिए वो लगातार किसी न किसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं। और अब आपको ये षड्यंत्र जो है वो और भी विभत्स रूप से सामने आते दिखेंगे। किसी भी तरह से क्या किया जा सकता है वो सब किया जाएगा। ये तो भारत में क्या है कि लगातार चुनाव होते रहते हैं और लोगों को अपने जो फ्रस्ट्रेशंस हैं या अपनी जो एक प्रकार से जो ईर्ष्या वाली भावना है उसका उनको आउटलेट मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर चीज़ें एक सीमा से बाहर नहीं जाती। बांग्लादेश में कोई आउटलेट नहीं था, तो फिर वो अचानक जो है वो पूरी तरह से एक धमाका हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। हमें इन षड्यंत्रों पर बहुत निकट दृष्टि रखनी है, क्योंकि यह केवल सरकार का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम, विशेषकर हिंदू समाज का काम, राष्ट्रवादियों का काम है कि इस प्रकार के जो षड्यंत्र हैं उनको विफल करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।